Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks. Today I'll be dissecting the NEET 2022 paper and what are the learning outcomes we learned from the paper and what should be the ultimate strategy for all the 2023 aspirants, क्योंकि एक ट्रेंड फॉलो होता है पेपर का, उसी बेस पे हमें अपनी तैयारी का पेपर मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तीनों सब्जेक्ट में क्या अप्स एंड डाउन्स थे, एक्चुअली में पेपर टफ था कि इजी था, एंड उसके हिसाब से आपको अपनी 23 के लिए स्ट्रेटेजी रखनी है, अगर आप ड्रॉपर हो तो भी और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स नीट 2022 का वॉज ईजीएस्ट। मुझे लगता है कि इससे ईजी अगर अब फिजिक्स आने लग जाएगा तो आई गेस वो नीट का पेपर नहीं होगा, बिकॉज दिस वॉज द मोस्ट आइडियल फिजिक्स जो आ सकता है नीट वालों के लिए। हम जनरली कहते हैं कि नीट हम फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होता, मार्क्स नहीं आते। अगर आपने पेपर दिया है तब तो आपको पता ही होगा, और अगर आपने पेपर नहीं दिया तो क्वेश्चन पेपर जाके उठाओ, 120 to 130 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। इतने थियोरेटिकल क्वेश्चंस और इतने इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। इवन फ्लूइड डायनेमिक्स जितना टफ चैप्टर लोग स्किप कर देते, उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक सोप बबल वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, दूसरा ग्राफ वाला सरफेस टेंशन का, जो चाहे फ्लूइड डायनेमिक्स कोई ना पढ़े तो भी उसको विस्कोसिटी वाला ग्राफ पता है कि पहले बढ़ेगा फिर कौन सैचुरेट हो जाएगा, वो ग्राफ पूछा था। अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकंड थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ वाले क्वेश्चन आए, जो अगर आप 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। डायमेंशन से सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे, एंगल का क्या होता है, यूनिट होता है कि डायमेंशन नहीं होता, कि डायमेंशन होता है यूनिट नहीं होता। जबकि आप लास्ट ईयर का पेपर देख लो, यूनिट डायमेंशन जैसे इजी चैप्टर से भी कभी इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आए हैं। तो फिजिक्स का पेपर तो इस साल का मोस्ट आइडियल पेपर था। अगर आपके फिजिक्स में 100 नंबर या 90 नंबर क्रॉस नहीं हो रहे, दैट मीन्स आपके प्रिपरेशन में बहुत कमी है। बहाने मारना बंद कर दो। पेपर 120 मार्क्स आप आसानी से क्रॉस कर सकते थे, इतने ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे। मोमेंटम का और लैम्बडा का जो रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, उस पर ग्राफ पूछा था। उससे इजी क्या पूछ सकते हैं नीट फिजिक्स में। सेक्शन बी इस साल का देखो, सेक्शन बी लास्ट ईयर का देखो, आपको लेवल पता चल जाएगा कि इस साल का सेक्शन बी सेक्शन ए जैसा ही था। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन थे जो टफ थे, और जो टफ थे भी थे ना, कैपेसिटर वाला 1-2 वाला जो भी आप लोग कह रहे थे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही था। मैंने आपको अपने सब वीडियोस में कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एज सच रिपीट होते हैं, वैल्यू तक चेंज नहीं करती एनटीए, और वो चीज हुआ। वैल्यू तक चेंज नहीं की, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज सच रिपीट हुए थे, और 1-2 जो नहीं एज सच रिपीट हुए उनमें थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी, बट कंसेप्ट वही लगता। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि डाउट्स पूछो। फिजिक्स में डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। सो फॉर क्लियरिंग डाउट आई केम अप अलॉन्ग विद अ वेरी नाइस ऐप। So to make your study more efficient, I am here with this amazing app, Philo app. मैंने आपको खुद भी बताया कि ऐप मैंने खुद यूज किया, and I was surprised by the feature of this apps. And let me tell you, studying at your own places without any offline coaching or without any teacher makes your study very degrading, less efficient, and ultimately आप realize ही नहीं कर पाते कि आप क्या गलतियां कर। In which you can connect with any tutor within 60 seconds. इतना कम टाइम है जितना हम किसी अपने फ्रेंड को सिर्फ टेक्स्ट करते हैं, हमारे किसी टीचर को टेक्स्ट करते हैं, and in return हमें रिप्लाई बहुत लेट मिलता है। But in here you can connect with any teacher within 60 seconds. Also, due to this one-to-one interaction with any of the tutor, you can ask unlimited questions and you'll get the solution of all of them. And the last and the most amazing feature of the Philo app is the unlimited mock test that you want to give. You can practice as much you can. As you can see on the screen, I can attempt any of the question paper, like whether it's 12th board exam, whether it's NEET mock test, and even after doing any question wrong, I'll get the solution and the answers of it. And if I don't understand from the text solution which is given over here, I can connect with any tutor immediately over there within 60 seconds. So to make your study more efficient, more nice, download the Philo app. Link is in the description, and do let me know the review of this amazing app Philo. Now let's come to the chemistry. केमिस्ट्री का पेपर मैं नहीं कहूँगा बहुत ईजी था, लेकिन टफ कहीं से भी नहीं था। ये एक मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट पेपर था केमिस्ट्री का। और ईजी टू मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर से देखो तो लास्ट ईयर से स्लाइटली ईजी ही था पेपर। लास्ट ईयर के भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन एक नीट एस्पिरेंट जो एक तैयारी कर रहा है वो सोच के रखता है कि इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मेटलर्जी सब आप लोग पढ़े होगे, लेकिन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हम मेटलर्जी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओर्स के नाम, जो कि इस साल आया। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर ब्लास्ट फर्नेस में सबसे नीचे टेम्परेचर क्या आता है वो पूछ लिया था। अगेन बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही पार्ट था, बट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था। सेकेंड, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते, हमारे माइंड में स्टार्टिंग में आईयूपीएसी सिखा दिया जाता है, तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो इस साल आईयूपीएसी आया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हो चाहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, दोनों से एक आईयूपीएसी का भी क्वेश्चन आया। केमिकल काइनेटिक्स से आप सबसे ज्यादा क्या इजीली एक्सपेक्ट कर सको? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला बेस्ड रिएक्शंस, वो क्वेश्चंस, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको। तो इस साल वैसे आया है। फर्स्ट ऑर्डर का सेक्शन बी में था एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जबकि अब लास्ट ईयर देखो तुम लोग, आर्हीनियस थियरी वाला जो पार्ट था उससे क्वेश्चन पूछा था, ग्राफ वाला, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, जो कि एज सच कोई स्टूडेंट एक्सपेक्ट करके नहीं बैठा कि ये सबसे पहले आएगा केमिकल काइनेटिक्स में, एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर।
तो केमिस्ट्री का पेपर वॉज मोर और लेस वेरी मच प्रिडिक्टेबल, केमिकल बॉन्डिंग से लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे वाले हम प्रिपरेशन करते आए थे, ऐसा सेम क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक से जो बनाना बॉन्ड्स के बारे में हमें अलग से समझाया जाता था कि इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आया था। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितनी भी एक्सेप्शनल रिएक्शंस हैं उसमें से क्वेश्चन आया था। एज सच पेपर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो देख के लगे ओ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 4 डेसिमल तक का सॉल्व करना पड़ जाए, ऐसा क्वेश्चन था। ब्लास्ट फर्नेस वाला क्वेश्चन था। तो केमिस्ट्री बहुत ईजी नहीं था, लेकिन टफ कहीं से भी नहीं था, मॉडरेट टू ईजी पेपर था और बहुत ही प्रेडिक्टेबल पेपर था। शांति से अगर आप सॉल्व करोगे केमिस्ट्री में तो 130 140 आराम से लाया जा सकता था इस बार। कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन, बायोलॉजी। जो मैंने जितने नीट एस्पिरेंट्स अभी तक बात की सब ऐसा कह रहे हैं कि बायोलॉजी टफ था। टू बी ऑनेस्ट, बायो टफ तभी कहलाता है अगर इट इज कमिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी। हम हमेशा कहते हैं ना हमारा बायो तो स्ट्रांग है भैया, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है। तो बायो स्ट्रांग है तो उसे प्रूव कब करोगे? अगर थोड़ा ट्रिकी पेपर बायो का आया, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और स्टूडेंट्स और टीचर जो भी हो सैचुरेट हो जाते एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते करते, बट स्टिल हम तब भी कहते हैं बायो हमारा स्ट्रांग है। हम किस बेस पे बायो अपना स्ट्रांग कहते हैं? अगर हम टफ क्वेश्चन आते गिव अप कर दें। जरूरी इजी क्वेश्चन है, 1 लाइनर्स क्वेश्चन है, हम उन्हें टिक कर ले तो ही हम कहें हमारा बायो स्ट्रांग है। अगर टफ क्वेश्चंस आने पे भी आपने अपना वो एल्गोरिदम, अपना रिदम मेंटेन करके रखा है, आपने अपना रिदम मेंटेन करके रखा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, आपका करेक्ट होता जा रहा है, दैट मीन्स आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है। पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, जैसा मैं अपने सब वीडियो में कहा कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने हर वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कि एनसीईआरटी के, मैंने इवन अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो 2 स्टेप है, सीक्वेंस एनोटेशन एंड एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, आपको कैसे इन दोनों टॉपिक्स को अप्रोच करना है, उसमें से भी क्वेश्चन इस बार आया। The way I approach NCERT, that is how the paper was extracted. पेपर आउट ऑफ NCERT तो कहीं भी नहीं था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया था एंड वो वैलिड भी है। आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे, आपका केमिस्ट्री भी इजी था और फिजिक्स जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता वो भी बहुत इजी था। तो उसकी वजह से अगर बायो में आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है तो इट्स ओके, लेकिन द प्रॉब्लम इज हमारे साथ अचानक से चीज़ होती है तो हम हड़बड़ा जाते हैं। वी टेंड टू लूज अप एवरीथिंग, वी आरंट एबल टू काम डाउन आवरसेल्फ। बायो में अगर हमें जनरली 30 मिनट्स लगता था तो हमें अगर नीट के पेपर के दिन 40-45 मिनट लग जा रहा है तो हम काम डाउन नहीं रख पाते अपने आप को। आपको उसी समय अपना तुरंत दिमाग दौड़ाना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी है, तभी बायोलॉजी आज यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी बनाइए। तो गिव दैट टाइम, give that time, that is how the paper is designed. Final conclusion that I want to say is that कि don't predict the paper. आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी भी कह रहा हूं, लास्ट तक कहूंगा, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस रखो। अगर कोई चीज एज सच आईएमपी है जो एनसीईआरटी के बाहर हो, आपको टेस्ट सीरीज या आपके कोई भी XYZ मॉड्यूल में भी दी होगी, वो चलता है, बट द थिंग इज एनसीईआरटी पे फोकस रखो। और एनसीईआरटी ऐसे मत पढ़ो कि आप खुद ही अंदर सोचने लगो ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आने चाहिए। स्टॉप प्रेडिक्टिंग द पेपर। एम्स का पेपर अब नहीं होता, तो जब एम्स का पेपर होता था तब एजर्शन रीजन एज सच नीट में नहीं आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते थे। बट ये थोड़ा ऑब्वियस है, अब एम्स का पेपर नहीं हो रहा, जिपमर का पेपर नहीं हो रहा, तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू सिर्फ नहीं मिलेंगे, आपको एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको पसंद है, वो नहीं जो एक्चुअली सही है। मैच द कॉलम हुआ, लास्ट ईयर मैच द कॉलम बहुत पूछा गया, एजर्शन रीजन बहुत ज़्यादा पूछ लिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो मैं कहता हूँ। तो हर एक तरीके से अपनी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करो। मैंने डॉक्टर अली बुक भी सजेस्ट की थी, कहीं से भी पेड प्रमोशन बुक नहीं, मैंने पर्सनली यूज़ की थी। उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी थे, उसमें मैच द कॉलम भी थे, उसमें डायरेक्ट एमसीक्यू भी थे, उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी थे। अभी देखो 2-3 साल से डायग्राम बेस उतने नहीं आ रहे, तो लोगों ने अब सोच के रखा है कि डायग्राम बेस अब क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में। अगले साल ही देखना डायग्राम बेस इतने सारे आ जाएंगे कि फिर लोग कहेंगे पेपर टफ है। पेपर टफ नहीं है, यू स्टार्ट प्रिडिक्टिंग द पेपर अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड व्हाट यू सी। अकॉर्डिंग टू मी, नीट 2022 का पेपर मॉडरेट टू ईजी था, स्लाइटली ईजियर साइड ही था। बायोलॉजी अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी, बायो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी रेगुलर पढ़ते थे, तो कहीं से भी बायो भी आपको टफ नहीं लगी होगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो ऑलरेडी इजी थी। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर पेपर इजी था। अदरवाइज अगर आप चाहे सेक्शन बी केमिस्ट्री का देख लो लास्ट ईयर, चाहे सेक्शन बी फिजिक्स का देख लो, दे बोथ वर अब मोर डिफिकल्ट देन दिस ईयर सेक्शन। आई होप आपको मेरे एनालिसिस से पता चल गया होगा आपको किस वे में तैयारी करनी है। यू हैव टू अप्रोच एनसीईआरटी स्टिल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस बढ़ाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ एक बार मत करो, 2-3 बार करो, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो टॉपिक्स और वो कंसेप्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच फॉर एनी डिफिकल्ट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री। इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट चैप्टर कंप्लीटली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें जो टॉपिक और कंसेप्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दैट्स ऑल आई वांट टू से।